एक गांव में भोला नाम का एक कुमार रहता था। उसके घर के पास एक छोटा सा आंगन था जिसमें वह घड़े बनाया करता था और फिर उन घड़ों को बाजार में बेच दिया करता था। घड़ों को बेचकर आए पैसों से उसका घर चलता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी मां थी। दोनों मां बेटे को जो भी मिलता रुखा सुखा खाकर वह अपना दिन गुजार लिया करते थे। मां, खाना बनने में और कितना समय लगेगा? मेरे घड़े बनकर तैयार हो गए हैं, मुझे उन्हें बाजार में बेचने भी जाना है। हाँ बेटा, बस 2 मिनट अब भी देती हूँ। मां, अब मैं बाजार जाता हूं, देर हो रही है। हाँ बेटा, संभल कर जाना और अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। भोला मिट्टी के घड़ों को सर पर रखकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। मेरी मां बहुत बूढ़ी हो चुकी है और मैं उन्हें केवल 2 वक्त की रोटियों के अलावा और कुछ नहीं दे पाता। मुझे अपनी मां के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। थोड़ी ही देर में भोला बाजार में पहुंच जाता है। आइए भैया, सुंदर सुंदर घड़े ले जाइए। देखिए, ये कितने सुंदर सुंदर घड़े हैं। भैया जी, यह बड़ा वाला घड़ा कितने का है? जी भैया, सिर्फ 20 रुपए का है। ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इसके 10 रुपए दूंगा। नहीं भैया, 20 रुपए का है, 20 रुपए में ही मिलेगा। देना है तो 10 रुपए में दे दो, मैं इसके 10 रुपए ही दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद, दोपहर होने को आई है, अभी तक एक भी घड़े नहीं बिके हैं। 10 रुपए में ये घड़े दे ही देता हूं, कम से कम कुछ बोहनी तो होगी। ठीक है भैया, 10 रुपए में ले लो। सारे घड़े बेचने के बाद भोला घर की ओर निकल जाता है। सारे घड़े बिक गए, पर इतने पैसे भी नहीं आए कि दाल रोटी भी खा सकूं। मेरे रखे हुए घड़े के मूल्य पर कोई घड़ा खरीदता ही नहीं। लोग आधे दामों में घड़े खरीद कर ले जाते हैं, जिससे बस यही कुछ पैसे हाथ आते हैं। लगता है आज नमक रोटी खाकर ही सोना पड़ेगा। भोला यह सब सोचते हुए रास्ते में चल ही रहा था कि तभी उसे दूर आंगन में खड़ी एक लड़की दिखती है। भोला को वह लड़की बहुत पसंद आती है। वह लड़की को देखकर सोच में पड़ जाता है। ये लड़की कितनी सुंदर है। अगर इससे मेरी शादी हो जाए और यह मेरे घर में आ जाए तो मां को भी बहुत आराम रहेगा। मां भी घर में अकेली रहती है, उनका भी मन लगा रहेगा। ऐसा सोचकर भोला उस लड़की के पास जाता है। ओ सुंदर रूपवती, तुम्हारा क्या नाम है? जी, आपको क्या करना है मेरे नाम से? मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। मेरे पिता अंदर घर में बैठे हैं, जाओ जाके मिल लो। अच्छा, तो तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो। तुम काम क्या करते हो? मैं मिट्टी के घड़े बनाकर उसे बाजार में बेचने का काम करता हूं। अच्छा, तो तुम कितना कमा लेते हो? ज्यादा तो नहीं कमा पाता, पर हां, पेट भर जाए इतना तो कमा ही लेता हूं। अच्छा, तो तुम जिस दिन 10,000 रुपए कमाकर मेरे हाथ में रख दोगे, मैं उस दिन अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। और अगर तुम नहीं ऐसा नहीं कर पाए तो दोबारा यहां पर मत आना। रामलाल की बातें सुनकर भोला बिना कुछ कहे ही निराश मन से वहां से चला जाता है, क्योंकि 10,000 जैसी इतनी बड़ी रकम भोला ने तो आज तक कभी एक साथ देखी ही नहीं थी। तो फिर वह रामलाल को 10,000 रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम कैसे देता? 10,000 तो बहुत होते हैं, इतने सारे पैसों का जुगाड़ मैं कैसे करूंगा? सारे घड़े को बेचकर भी महीने का मुश्किल से 2,000 ही हो पाता है। फिर मैं 10,000 जैसी इतनी बड़ी रकम तो घड़े बेचकर नहीं कमा सकता। भोला घर पर आकर अपनी मां को सारी बात बताता है। तू चिंता मत कर बेटा, अगर तेरे भाग्य में वह लड़की होगी तो तुझे जरूर मिलेगी।
तू बस मन लगाकर मेहनत से काम कर। ऐसे ही अगले दिन भोला ने आंगन में मिट्टी के घड़े बनाकर सूखने के लिए रख दिए और अंदर घर में चला गया। अच्छा बेटा, मैं पास के ही गांव में तुम्हारी मौसी रहती है ना, उसी से मिलने जा रही हूँ। सुना है कि वह बहुत बीमार है, शाम तक लौट आऊंगी। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। मैं खाना बना दिया है, खाना खा करके तुम घड़े बेचने चले जाना। ठीक है माँ, आप संभाल कर जाना और शाम होने से पहले घर आ जाना। ठीक है बेटा, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। भोला ने खाना खाया और खाना खाकर उसकी आंख लग गई। तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे भोला के मिट्टी के घड़े गीले होकर खराब हो गए। जब भोला की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सारे घड़े मिट्टी में घुल गए हैं, जिसे देखकर भोला बहुत उदास हो गया। हे भगवान, आज तो सारे घड़े गीले हो गए, अब मैं क्या करूंगा। थोड़ी देर बाद बोला कि मां भी घर वापस आ जाती है। माँ, अब मैं बाजार में घड़े बेचने कैसे जाऊंगा? ये सारे घड़े तो गीले होकर खराब हो गए। मैं क्या कहूँ बेटा, ये भगवान भी गरीबों की ही इतनी परीक्षा क्यों लेता है। न जाने ये भगवान हमसे क्या चाहता है। ऐसे ही अगले दिन भोला फिर से मिट्टी के घड़े बनाता है और उन घड़ों के सूख जाने के बाद उसे बाजार में बेचने जाता है। भैया ये घड़े कैसे दिए? बड़े वाला 20 रुपए का और ये छोटा वाला 10 रुपए का है। भैया मुझे ये बड़े वाले 2 घड़े चाहिए। अगर 20 रुपए के 2 घड़े लगाओगे तो बताओ, अभी ले लूंगा। ठीक है भैया, आप भी 20 रुपए में 2 घड़े ले लीजिए। भोला के आज भी सारे घड़े बिक जाते हैं, मगर उसे आज भी घड़े की सही कीमत नहीं मिलती है। घड़ों को बेचकर जो भी पैसे मिले उन्हीं को लेकर भोला घर की ओर निकल पड़ता है। आज बहुत गर्मी थी, सूरज भी अपनी चरम सीमा पर था। दोपहर की कड़कती धूप में भोला को बहुत गर्मी लग रही थी। वह वृक्षों की छांव में किनारे किनारे चले जा रहा था। हे भगवान, आज तो बहुत गर्मी है, थोड़ी देर इस वृक्ष के पास ही आराम कर लेता हूं। वृक्ष की ठंडी छांव में बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर में उसी रास्ते से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरता है। वह आवाज लगाता है, बेटा सुनो, यहां पर मेरी मदद करो। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनकर भोला की आंखें खुल जाती है। जब उसकी नजर उस बेहोश पड़े बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है तो भोला उसके पास जाता है। आंखें खोलो बाबा, पता नहीं यह बाबा यहां कैसे गिर गए, मुझे इनको घर ले जाना होगा। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। भोला उस व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाकर घर ले आता है और घर पर उसको छांव में बिठा देता है। थोड़ी ही देर में वह व्यक्ति होश में आ जाता है और बोला उसे खाना खिलाता है। बाबा कौन हो आप, और आप बेहोश कैसे हो गए थे? बेटा वह बाहर बहुत गर्मी थी ना, तो गर्मी की वजह से मैं बेहोश हो गया था। मैंने तुम्हें देखा और आवाज लगाई, लेकिन मेरी 2-3 आवाज लगाने के बाद ही मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी आंखें यहां तुम्हारे घर में खुली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी सहायता की, वरना आजकल के समय में तो कोई किसी अनजान की मदद करने को राजी ही नहीं होता। मां, यह लो पैसे और इससे तुम कुछ खाने का सामान खरीद लेना। आज भी घड़ों की अच्छी कीमत नहीं मिली। हमेशा लोग मोल भाव करके घड़ों के दाम को घटा ही देते हैं। अच्छा बाबा, आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के खाने का जुगाड़ करता हूं। नहीं बेटा, बस इतना ही काफी है। मुझे अभी जल्द ही कहीं और के लिए निकलना है। पर बाबा, अभी आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है, अभी आपको विश्राम करना चाहिए। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं और अब मैं अपने पैरों पर चल सकता हूं। तुमने जो आज मुझ पर उपकार किया है, बस
मैं उसका तुम्हें फल देना चाहता हूं। इतना कहते ही वह बुरा व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। बाबा, बस आप मुझे फल स्वरूप अपना आशीर्वाद दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और इस परीक्षा में तुम सफल हो गया हो। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? ठीक है बाबा, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बाबा, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी मां की मैं सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। तुम्हारी मां की हर इच्छा पूरी हो, तथास्तु। इतना कहते ही बाबा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कुमार फिर से आंगन में बैठकर खड़े बना रहा होता है। तभी उसकी मां की नजर उन घड़ों पर जाती है। भोला बेटा, ये घड़े तो चमक रहे हैं। इन घड़ों की चमक कितनी सुंदर है, बिल्कुल हीरे की चमक जैसी। हाँ मां, यह घड़े तो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। और देखो मां, इन हर घड़ों की बनावट भी कितनी सुंदर है। जरूर यह कलाएं उन महान आत्मा की ही कोई शक्ति है जो इन घड़ों को इतना सुंदर रूप दिया है। हाँ जरूर, कोई महान आत्मा ही होंगे। अच्छा मां, अब मैं इन घड़ों को ले जाकर बाजार जाता हूं। जब भोला घड़ों को बाजार में लेकर बेचने जाता है तो घरों की चमक देखकर भोले के दुकान पर भीड़ लग जाती है और उसके सारे खड्डे कुछ ही घंटे में बिक जाते हैं। आज कोई भी भोला से मोल भाव नहीं करता है। सब उसके रखे मूल्य पर ही घड़े खरीद रहे थे। ये देख भोला बहुत खुश होता है। आज उसकी काफी अच्छी कमाई हो गई थी। सारे घड़े बिक जाने के बाद वह घर चला जाता है। मां, यह देखो, आज घड़ों को बेचकर काफी अच्छी कमाई हो गई है। बेटा, सिर्फ तेरे घड़े ही नहीं बिके। ये देख, जब तू सारे घड़े लेकर बाजार बेचने गया था तो पता नहीं कहां से यह एक घड़ा हमारे आंगन में आ गया। और जब मैंने इसे खोलकर देखा तो इसमें इतनी सारी सोने की मुद्राएं थीं। यह भी जरूर उन महान आत्मा की भेंट है जो हमारे लिए यहाँ छोड़ कर गए हैं। मां, कल जो वह हमारे घर आए थे वह जरूर कोई महान आत्मा होंगे जिनके उपकार से देखो आज मुझे मेरे घड़ों की इतनी अच्छी कीमत मिली है। बेटा, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब तू जा जल्दी से उस रामलाल के पास और उससे उनकी बेटी का हाथ मांगना। अब वह तुझे मना नहीं करेंगे। भोला कुछ मुद्राएं लेकर रामलाल के घर पर जाता है और रामलाल को दिखाता है। रामलाल यह देखकर बहुत खुश होता है। जब भोला रामलाल को वह मुद्राएं देता है तो रामलाल कहता है, नहीं भोला बेटा, मुझे ये मुद्राएं नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहता था कि मेरी पुत्री को अच्छा वर और अच्छा घर मिले। और अब मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा वर मेरी पुत्री के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह भोला की शादी रामलाल की पुत्री से हो जाती है और वह सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।